हेलो एवरीवन, इससे पहले अपन पढ़ चुके थे 2 डायमेंशन वेरिएबल के बारे में। अब अपन n डायमेंशन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। n डायमेंशन वेरिएबल में क्या है कि उसी के वही जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड मार्जिन प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो चेक करने। अब n डायमेंशन में क्या है, n डायमेंशन में ऐसे है कि जो nth वेरिएबल होंगे वो n डायमेंशनल स्पेस में एक रीजन बनाएंगे। अगर कोई भी वेरिएबल n डायमेंशनल स्पेस में रीजन बना ले तो वो रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे 2 डायमेंशन में अपने पास R2 में बनाया था, ऐसे यहाँ Rn में बनेगा और वो रीजन बनेगा। 1 में तो नंबर था, R1 में, R2 में पॉइंट था, R3 और Rn में रीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो यही n डायमेंशन वेरिएबल कहलाता है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या आ गया अपने पास, जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड जॉइंट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हो जाएगा अपने पास डिस्क्रीट के लिए, ये हो जाएगा कंटिन्यूस के लिए। अपने सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जॉइंट का देख लेते हैं। जॉइंट का क्या होगा, Px1 x2 xn, ये सारे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन की फॉर्म में इस टाइप से लिखें तो ये हो जाएगा xi इक्वल टू xi इंटरसेक्शन i 1 to n, ये हो जाएगा। जहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूरी होगी कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो पॉजिटिव हो, तब नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और ये जितने भी x1 x2 हैं ये रियल वेरिएबल होना चाहिए। रियल वेरिएबल होंगे तभी ये होगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास जॉइंट मास फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐसे ही अगर मार्जिनल का निकालना हो तो मार्जिनल का फिक्स है कि जैसे xi का निकालना है अपने को मार्जिनल, तो इसका सम होगा, लेकिन सम में क्या होगा, सभी होंगे लेकिन जिसका निकाल रहे हैं वो नहीं होगा, नॉट xi। मतलब जिसका मार्जिनल निकाल रहे हैं उसको छोड़ के सभी का सम होगा, वही कहलाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे अपन एग्जांपल के लिए 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x1 x2 x3। अपने को किसका चाहिए, x2 का चाहिए, तो जो सम होगा वो x1 और x3 का होगा, x2 का नहीं होगा, यही मार्जिनल है। एग्ज़ाम में ये वाला टॉपिक आया है अपने पास, ये नहीं आया है अभी तक, ये वाला आया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ P होता है कंटिन्यूस में क्या हो जाता है f, तो वही f(x)n तक, और ये उसकी फंक्शन की होती है डेंसिटी फंक्शन की लिमिट dx टेंस टू 0, dx2 टेंस टू 0, dxn2 टेंस टू 0। अब सबको अलग अलग लिखने की जगह प्रोबेबिलिटी में अपन ने इंटरसेक्शन यूज़ किया है। xi किसके बीच में होगा, स्मॉल xi और xi प्लस dxi के अपॉन dx1 प्लस dx2 dxn, ये सारे हैं। तो ये है अपने पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पर भी इसमें सेम वैसे ही होगा, f(xn xn) जितना होगा ये सारा नॉन नेगेटिव होगा, और ये जितनी भी x1 x2 xn होंगे ये रियल वेरिएबल होने चाहिए। नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन, इसका आपका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, मतलब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। बस ये दोनों कंडीशन है इसमें। इसी टाइप से मार्जिनल में क्या होगा कि जो xi का निकालना है अपने को, तो f(xi) इंटीग्रेशन सारे इंटीग्रेशन f(xi) x1 x2 xn और dx1 dx2 dxi प्लस 1 dxn। इसमें भी जिसका निकालना है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाकी सबका होगा। एग्जाम्पल के लिए अपन 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x1 x2 x3। x2 का निकालेंगे तो x1 और x3 के लिए तो इंटीग्रेशन लग गया है, लेकिन x2 के लिए नहीं लगेगा। यही अपने पास होता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। x3 के लिए निकालेंगे तो x3 का नहीं लगेगा, x1 के लिए निकालेंगे तो x1 का नहीं निकलेगा। तो ये था अपने पास n डायमेंशन वेरिएबल। सिलेबस में सिर्फ इतना सा है। अब इसके आगे क्या करते हैं अपन, एक थ्योरम बच रही थी 2 डायमेंशन की, पहले वो कर लेते हैं।
देखो थ्योरम क्या कह रही है, पहले थ्योरम लिख लेते हैं कि टू रैंडम वेरिएबल है, थ्योरम टू रैंडम वेरिएबल है x एंड y, दो रैंडम वेरिएबल है विथ जॉइंट PDF, विथ जॉइंट PDF fx y आर स्टोकोस्टिक इंडिपेंडेंट। ठीक है, और क्या दे रखा, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ fxy कैन बी एक्सप्रेस्ड, fxy कैन बी expressed as the product of non-negative function, as the product of non-negative function of x alone and non-negative function of y alone। that means जो if f x y ये h x एंड के y में चेंज होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जहाँ पर h एंड k जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव है, वेयर h डॉट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, k डॉट नॉन नेगेटिव। ठीक है, अपने को ये प्रूफ करना है। अब क्या क्या दे रखा है वो देख लो कि जो fxy है वो अपने पास स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट है fxy। तो अपन मार्जिनल इनकी निकालते हैं। सबसे पहले मार्जिनल निकालते हैं, किसकी, fx की एंड gy की, दोनों को निकालेंगे। नाउ fx ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन fxy dy। ठीक है, यही होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, क्या है, एक बार इधर से निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन hx ky y एंड dy। अब ये क्या होगा, hx तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसके लिए तो कर ही नहीं रहे। एंड ये कोई भी एक फंक्शन बनेगा तो इसकी एक रियल वैल्यू मिलेगी, अपन उसको मान लेते हैं c1 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं c1 hx x। ठीक है, ये है। ऐसे अपन y निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy dx, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा अपने पास hx x ky y। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, dx आएगा, ये तो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, y का फंक्शन है। hx और dx ये कोई एक रियल वैल्यू मिलेगी, उसको अपन c2 मान लेते हैं, c2 ky y, ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये नॉर्मल अपन ने वैल्यू निकाली है इनके लिए कि अपन इसको इक्वल टू इसके इक्वल करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, c1 c2 इंडिपेंडेंट है xy से, क्योंकि कांस्टेंट है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता xy से। अब नेक्स्ट अपने को निकालना है fxy का टोटल वाला, मतलब जॉइंट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy xy
टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ठीक है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं -∞ टू इन्फिनिटी, -∞ टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या है अपने पास hx ky y dx dy इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू 1 है, तो ये इसकी वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं अपन, अलग अलग कर लो, इसको x के साथ कर लो, ये क्या हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी hx x dx -∞ टू इन्फिनिटी ky y dy इक्वल टू 1। ये हो जाएगा c1 डॉट c2 इक्वल टू 1। मतलब अपने पास c1 c2 की वैल्यू क्या आई है 1 आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा f x y क्या है ये hx x ky y। अब इनकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 1 है तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर c1 c2 से hx x ky y। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं c1 hx x एंड c2 ky y। अब ये किसकी वैल्यू थी fx की, तो ये हो जाएगा fx x इंटू fy y। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि ये दोनों एक्सप्रेस हो जाना चाहिए अलग अलग से, तो ये अलग अलग से एक्सप्रेस हो गए। यही अपना प्रूफ करना था। ये थ्योरम कंप्लीट है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अब क्वेश्चंस बचे हैं, तो अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन यूँ दे रखा है कि अपने पास 3 बॉल है और 3 सेल्स हैं, 3 balls एंड 3 cells, ठीक है। जो xi डिनोट है वो तो बॉल्स को डिनोट करेगा, जो xi है वो बॉल्स को डिनोट कर रहा है, और n है वो ऑक्यूपाइड सेल को डिनोट करेगी, ठीक है। तो अपने को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, 2 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने हैं। एक तो x1 एंड n, और दूसरा निकालना है अपने को x1 इंटू x2, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बॉल को रखते हैं, सबको अलग अलग 3 सेल्स हैं, तो किस किस टाइप से रखा जा सकता है। केस बना लेते हैं 1, 3 सेल्स हैं, इसको A B C रख सकते हैं। सेकंड, इसको A C भी रख सकते हैं। थर्ड, इसको A C भी रख सकते हैं, तो C A B रख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला फर्स्ट में नहीं आया है, तो B C A 5 B A C 6 वाले में भी ये कौन सा बच गया, B फर्स्ट में, A लास्ट में आ गया, C लास्ट में आ गया, अब A हो गया, B हो गया, C हो गया,
सी यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया। 6 नंबर होगा अपने पास बी ए सी, ए बी सी हो गया, सी बी ए। सी बी ए बच रहा है अपने पास सी बी ए, क्योंकि सी के दो, ये दो हो गए, ये दो हो गए सी के, ठीक है। ये 6, इन 6 के अलावा और तो नहीं होगा, ठीक है। अब अपन 7 ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी खाली, ये हो जाएगा सी ए बी खाली, ये हो जाएगा अपने पास ए बी खाली सी, और ये हो जाएगा अपने पास ए बी सी खाली हो गया, सी खाली ए बी। 4 ही होंगे ए बी सी के। सॉरी 4 कैसे होंगे, 3 ही होंगे, अपन ने कुछ एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। फर्स्ट खाली हो गया, सेकंड खाली हो गया इसका। इसके अलावा बीच में भी आ सकता है 11। इस टाइप से केस बनेंगे। फर्स्ट 7 ए बी सी, ए बी डॉट सी, ये वाला, और फर्स्ट खाली होना चाहिए, ये भी आ सकता है, ये अपन ने नहीं लिखा। ऐसे इनको चेंज भी किया जा सकता है। ये 12, ये हो जाएगा सी ए बी, ठीक है। 6 इसके, 6 इसके, 13। ऐसे भी तो हो सकता है कि ए सी बी खाली 14, ए सी सॉरी बी ए सी खाली 15, क्या बन जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा ए सी खाली बी, 16 हो जाएगा अपने पास बी खाली ए सी, 17 हो जाएगा अपने पास खाली ए सी बी, 18 हो जाएगा खाली बी ऐसी। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए सिंगल हो और बी सी साथ हो, तो वो 19, ये हो जाएगा सबसे पहले बी सी एंड ए खाली 20 हो जाएगा अपने पास ए बी सी खाली 21 हो जाएगा अपने पास बी सी खाली ए, ये हो जाएगा अपने पास ए खाली बी सी, 23 हो जाएगा अपने पास खाली बी सी ए, 24 हो जाएगा अपने पास खाली ए बी सी। ये 24 केसेस हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि सभी एक ही के अंदर हो, तो 25 जो होगा वो ए बी सी खाली खाली, 26 क्या होगा खाली ए बी सी खाली, 27 केस क्या होंगे खाली खाली ए बी सी। ये टोटल केस हुए अपने पास एन का और x1 का, ठीक है। ये 27 केसेस। अब इसमें क्या है कि n की वैल्यू p प्रोबेबिलिटी ऑफ n इक्वल टू 1 हो, तो n 1 मतलब फर्स्ट में n कितनी है n इक्वल टू 1, मतलब एक बॉल हो, मतलब एक सेल हो और बॉल 1 हो, तो कितनी हो सकती है 27 में, चेक कर लो। 27 में फर्स्ट बॉल एंड फर्स्ट
या डायरेक्टली सारणी बना लो, उससे पता चल जाएगा। इधर अपन x1 ले लेंगे 0 1 2 3, इधर अपन n ले लेंगे 1 2 3, 3 सेल है, ठीक है। अब फर्स्ट में एक सेल होनी चाहिए, तो फर्स्ट में खाली होना चाहिए और एक के अंदर एक सेल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू का मतलब अपने पास सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल में अपन भर सकते हैं, बाकी खाली रहने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी है जिसके अंदर सब एक ही सेल में भरे हुए हैं और फर्स्ट खाली है? तो एक तो इसमें और एक इसमें, क्योंकि सब एक ही सेल में है और फर्स्ट खाली है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/27। ये टोटल भी आएगा यहाँ पर, ये 2 एंड ये 3। नेक्स्ट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा कि 2 सेल भरे होने चाहिए, एक खाली हो, मतलब 2 सेल तो भरे। यहाँ पर क्या था, एक सेल भरा हुआ बाकी खाली, एक है तो एक ही सेल है अपने पास, 2 है तो अपने पास 2 सेल। 2 सेल वाली कंडीशन कौन सी है, यहाँ से लेके 7 से लेके 24 तक की, तो उसमें फर्स्ट वाला खाली होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला खाली क्या कब कब हो सकता है, यहाँ से चेक करो, 1 2 3 4 5 6, बस 6, तो 6/27। अब थर्ड वाले में क्या है कि तीनों सेल भरे हुए होने चाहिए, मतलब तीनों सेल ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तीनों सेल फर्स्ट से लेकर 6 तक, और फर्स्ट वाला खाली हो, ऐसा एक भी नहीं है, तो ये 0। इधर टोटल आएगा तो ये हो जाएगा 8/27। अब नेक्स्ट 1 के लिए, मतलब सारे एक के अंदर हो और फर्स्ट वाले में सिर्फ एक बॉल हो। अब ये 3 है, फर्स्ट वाले में एक बॉल कभी हो ही नहीं सकती, फर्स्ट वाले में 2 बॉल भी कभी नहीं हो सकती, फर्स्ट वाले में तीनों बॉल एक में हो सकती है, तो मतलब 1/27। अब n इक्वल टू 2 के लिए अपने को देखना है 7 से 24। अब इसके अंदर फर्स्ट वाले में एक बॉल होनी चाहिए, तो फर्स्ट वाले में एक बॉल, एक तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/27, ठीक है। और थर्ड वाले में एक बॉल होनी चाहिए, तो थर्ड वाले में एक बॉल, जैसे ये 6/27, तो 3 में भी ये भी 6/27, गिन के देख लो। थर्ड वाले में कहाँ से, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6/27, तो ये हो जाएगा 12/27। अब 2 सेल भरे होनी चाहिए, मतलब अपने को यही वाला देखना है, तो देख लो इसको। 2 सेल भरे हुए हों और फर्स्ट वाले में 2 गेंद हो, तो 2 सेल का 7 से 24, फर्स्ट वाले में 2 गेंद, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6/27। और इसमें है कि फर्स्ट सेल में तीनों गेंद भरी हो, ऐसा तो होगा नहीं कि 2 ऑक्यूपाइड है और फर्स्ट में तीनों, तो यहाँ तो 0, ऐसे ही होगा। 1 वाले में भी नहीं होगा, ये भी 0। अब बचा एक, इन 3 में 2 गेंद होनी चाहिए, तो ये भी 0, ऐसा तो होगा नहीं कि तीनों ऑक्यूपाइड और उसमें एक के अंदर 2, तो ये होगा नहीं। अब ये कितना हो जाएगा, 6/27 टोटल, ये कितना हो जाएगा 1/27। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 12 8 20, 27/27, तो ये 1 आ गया। इसी टाइप से इधर कर लेंगे तो 3/27, ये 6 6 6 18/27, ये हो जाएगा 6/27, टोटल 1 ही मिलेगा, ठीक है। ये मार्जिनल है, अपने को बताना था, ये मार्जिनल है, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये मार्जिनल वाला है, ये जॉइंट वाला टोटल है। मार्जिनल पूछा जाए तो ये मार्जिनल,
सबके अलग अलग लिख सकते हो। ऐसे x1 x2 का तो यहाँ x1 x2 लिख देंगे, यहाँ x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, तो इसमें एक और लाइन बन जाएगी 0 1 2। मेन टेबल बनाना आनी चाहिए, बाकी तो अपन आसानी से लिख सकते हैं। x1 x2 0 1 2 3, ऐसे चेक करना है इसमें कि दोनों ही खाली हो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड खाली कहाँ होंगे? सिर्फ एक में। फर्स्ट तो खाली हो लेकिन सेकंड में एक ही बोल हो। अब फर्स्ट खाली हो और सेकंड में एक ही बोल हो तो चेक कर लो। फर्स्ट खाली ये रहा, सेकंड में एक ही बोल हो, एक तो ये, और फर्स्ट खाली ये रहा, सेकंड में एक ही बोल हो, फर्स्ट खाली ये रहा, ये सेकंड में एक हो, तो 3/27। फर्स्ट खाली हो और सेकंड में दो बोल हो, फर्स्ट खाली हो सेकंड में, ये भी 3/27 ही आएगा। फर्स्ट खाली हो और तीनों में, थर्ड वाली में एक, सेकंड वाली में तीनों बोल हो, ये रहा 1/27। ऐसे ही फर्स्ट में एक बोल हो और सेकंड वाले में 0, फर्स्ट में एक बोल और सेकंड वाले में 0, तो फर्स्ट में ये एक बोल, सेकंड वाले में 0, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और थर्ड एक और आएगा, ये 3 ये हो गया, तो 3/27। दोनों में सिंगल सिंगल बोल हो, तो दोनों में सिंगल सिंगल बोल कितने आएगी? 6/27। फर्स्ट में भी एक बोल, सेकंड में भी एक बोल, तो यहाँ से आएगी फर्स्ट में एक बोल, सेकंड में एक बोल है तो 6/27। फर्स्ट में एक बोल, सेकंड में दो बोल, फर्स्ट में एक बोल, सेकंड में दो बोल, तो ये बन जाएगी अपने पास 3/27। ये तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 3 और 1 4 गेंद हो जाएगी, ये 0, तो इधर तो सारे ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 2 4, ये भी 0, 3 और 2 5, ये भी 0, 2 और 1 3 तो हो जाएगा, 3 और 1 4, ये भी 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 2 गेंद और पहले वाले में 0 गेंद, तो ये 3/27। ऐसे ही ये भी 3/27। फर्स्ट वाले में 3 गेंद, हाँ, और सेकंड वाले में 0, तो ये तो 1 ही होगा, 1/27। इसको टोटल करेंगे तो 3 3 6 6 2 8, ये 3 3 6 6 और 6 12, ये 3 और 3 6 22, ये 1/27, ये टोटल हो जाएगा 1। इधर करेंगे तो 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 6 12, सेम 1। ये तुम्हारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल है अपने पास जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद तुम्हारा जॉइंट वाले ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन बचेगा। ठीक है, आज के लिए बस।